with the light of frequency 5 into 10 raised to 15. 5 into 10 raised to 15 hertz. 5 into 10 raised to 15 hertz. Full stop. Find the stopping potential. Find the stopping potential required if work function of the cesium is 2.14 electron volts. Work function of cesium is 2.14 electron volts. ठीक है, एक मिनट, इसमें आगे भी क्वेश्चन है, आगे लिखो. Also calculate the velocity of the emitted electron. Okay, velocity नहीं है, उसको लिखो maximum velocity. Also calculate the maximum velocity of emitted electrons. ठीक है. अच्छा, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि रिपीट करो. ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी प्लीज लिख लो अच्छे से. The surface of cesium metal is illuminated with the light of frequency. Surface of cesium is illuminated with the light of frequency 5 into 10 raised to 15 hertz. 5 into 10 raised to 15 hertz. Okay. उसके आगे लिखा है फिर हमने the threshold frequency, the threshold wavelength, sorry, नहीं, एक मिनट, the work function, sorry, the work function of cesium is 2.14 electron volt. The work function of cesium is 2.14 electron volt. Find the stopping potential and maximum velocity. Find the stopping potential and maximum velocity of ejected electrons. ठीक है. सो देखो स्टूडेंट, अगर आप ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन हो सकती है इसमें. सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट गिवन है. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डिनोटेड बाय द सिंबल न्यू. और कितना गिवन है ये? 5 into 10 power 15 hertz, राइट? ये गिवन है 5 into 10 raised to 15 hertz. इसके बाद वर्क फंक्शन गिवन है. वर्क फंक्शन डिनोटेड बाय W सिंबल, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गिवन है, राइट? इसके बाद you need to find V naught. V naught is a stopping potential. V naught stopping potential it is. ये find करना है. And also V. V is the velocity of the electron. V max, maximum velocity of electrons. तो ये आपका डेटा है क्वेश्चन का. ठीक है. अब सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर में ऑलमोस्ट एक ही फॉर्मूला ज्यादा यूज होती है, वो है kinetic energy of the ejected electrons is equal to h nu minus work function. ठीक है. सो इसमें ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो न्यू है, दिस न्यू, ये देखो इट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, वो इतना गिवन है. तो ऑब्वियसली मैं एच न्यू ही यूज करूंगा. एच न्यू को मैं एच सी अपॉन लैम्बडा नहीं लिखूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट एज एच सी बाय लैम्बडा. एच की वैल्यू डालो 6.63,
इंटू 10 पावर -34। न्यू का वैल्यू आप डालो, न्यू का वैल्यू है 5 इंटू 10⁻15 माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू वर्क फंक्शन है विच इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स 2.14। वर्क फंक्शन याद करो, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस। वर्क फंक्शन इज आल्सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। सो वर्क फंक्शन एक एनर्जी होता है, सो इट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अभी आप क्या करोगे, यू विल मल्टीप्लाई दिस 6.63 इंटू 5, वो आप कर लोगे। 6.63 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 6.63 इंटू 5, so it comes to be 33.1 33.15 yes 33.15 और पावर हो जाएगा 10⁻⁻34 पावर है और 10⁻15 पावर है, तो मिला के 10⁻19 विल बी द पावर -2.14। लेकिन एक चीज ध्यान से आपको देखनी पड़ेगी, ये जो h न्यू है, h न्यू इज एक्चुअली एनर्जी ऑफ द फोटोन, याद करो। तो h न्यू इज एक्चुअली एनर्जी, ये एनर्जी जूल्स में आएगी, बिकॉज आपने h का जो प्रॉपर वैल्यू है वो डाला है, न्यू का वैल्यू डाला है, इट विल कम इन जूल्स। लेकिन ये जो वर्क फंक्शन है 2.14 वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, सो जूल में से यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें आपको जो पहला टर्म है ये वाला, इस टर्म को आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। So for that purpose, I will divide my number with 1.6 into 10⁻⁻19। इसको 1.6 into 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे to convert it into electron volts। तो ये अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, and 2.14 is already in electron volts, तो सब्ट्रैक्शन हो सकती है ना, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगी। That is okay। So देखो याद रखना ये चीज, ये जो 33.15 आया ना वो आपका जूल्स में आएगा, इसको डिवाइड किया मैंने 1.6 into 10⁻⁻19 से, तो पावर 10⁻⁻19 तो कट हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज 33.15 डिवाइडेड बाय 1.6 माइनस 2.14। और देखो ये जो डिवीजन है ना स्टूडेंट्स, ये जो डिवीजन है वो ऑब्वियसली कैलकुलेटर या लॉग टेबल से सॉल्व करनी है, बट यस ये अप्रोक्सीमेटली 20 आएगी, इट्स अप्रोक्सीमेटली 20। जजमेंट आप लगा सकते हो, ये जो 1.6 है इसको आप 16 बना दो, 16 का टेबल आपको आई एम श्योर आता होगा, 16 का टेबल 33.15 पे लगाओ, बट हाँ 1.6 को आप ऐसे लिखो, 16 करके लिखो, 16 इंटू 10⁻⁻1 करके लिखो। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 331.5 डिवाइडेड बाय 16। आई एम श्योर यू कैन अप्लाई टेबल ऑफ 16। देखो कितना आ रहा है, सौरभ रजक तो बोल रहा है इट इज 20.71 आ रहा है। दिस डिवीजन इज कमिंग 20.71 माइनस 2.14, तो इजीली आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो 20.71 आ रहा है डिवीजन करके, चेतन अलग ने भी कहा 20.71 है, ओके गुड। सो 20.71 माइनस 2.14 will be 18.57। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये काइनेटिक एनर्जी जूल्स में आएगी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगी? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ स्टूडेंट जूल लिख रहे थे, 2-4 स्टूडेंट ने जो आंसर दिया जूल दिया, इसलिए मैं कंफ्यूज हुआ कि आपका क्या लॉजिक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने वाला है स्टूडेंट, जूल में नहीं आएगा, ठीक है। ये जो एच न्यू है वो सबसे पहले जूल में आया था, एंड यू कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आने वाला है। So 18.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स अ काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालना है, वी वांट टू फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखेंगे E टाइम्स V नॉट। ये E टाइम्स V नॉट लिखा है, V नॉट इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल, याद करो ये फॉर्मूला, 18.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या एनीबॉडी
क्या करूं, ई का वैल्यू डाल दूं मैं, ये ई का वैल्यू, नो नीड। अब नो याद सर। करो कि वी नॉट, ई का वैल्यू नहीं डालेंगे ना, अगर ई का वैल्यू नहीं डालेंगे तो वी नॉट सीधा इसमें आता है, वोल्ट्स में आता है। वी नॉट इन द वोल्ट्स विल बी 18.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, सॉरी volts. V naught will be this much. इतना है V naught। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हो, द काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इट इज इक्वल टू V naught इन द वोल्ट्स। 18.57 ही होगा ना। ये शॉर्टकट ट्रिक है नंबर 2। शॉर्टकट्स 2 लिखवाए थे मैंने, ये वही है, ठीक है। एक बार ये हो गई। अब सेकंड पार्ट में we want to find out the velocity of the ejected electrons, Vmax। जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आते हैं उनकी वेलोसिटी चाहिए। आप में से कोई बता सकते कुछ आइडिया कैसे Vmax तक पहुंचूं मैं? जस्ट प्रोसीजर थोड़ा सोचो। सर काइनेटिक एनर्जी के उससे हाफ mv², हाँ वो LHS में डाल के। ये बोल रहे हैं, हाँ नाम क्या आपका? सर अमन। हाँ अमन कुमार बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लिख दो ना। यस करेक्ट है। यू आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो काइनेटिक एनर्जी निकाली ना, ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है। इसको अगर हम लोग हाफ mv² लिख दें तो उससे हम लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। करेक्ट है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपका काइनेटिक एनर्जी जो है ना, एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो आपका है इट इज 18.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये आपका काइनेटिक एनर्जी है। इसको आप लिखो हाफ mv²। देखो लेकिन ऑब्वियसली ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी यू विल एक्सपेक्ट इन मीटर पर सेकेंड। मास भी आप किलोग्राम में ही पुट करोगे। मास किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये सब आप एसआई यूनिट्स यूज कर रहे हो, तो एनर्जी भी जूल्स में होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये लिखा है आपने, ये वाला, दिस यू आर गोइंग टू यूज एसआई यूनिट्स, तो राइट हैंड साइड पे भी एसआई यूनिट होना चाहिए, मतलब जूल होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं चलेगा यहाँ पे। वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू जूल्स। तो उसके लिए क्या करेंगे? इट विल बी 18.57। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लाना है ना। अभिषेक मिश्रा ने आंसर भी निकाल लिया। लेट्स सी आपका आंसर राइट है कि नहीं, विल चेक आफ्टर 2 मिनट्स। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट करो, तो उसके लिए वी विल मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस मच, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ आई वांट टू फाइंड दिस v, ये v फाइंड करना है। तो 2 को तो मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, ये m को भी शिफ्ट करेंगे। v² विल बी 2 into 18.57 into 1.6 into 10⁻⁻⁹ डिवाइड बाय ये m होगा। दिस m will be the mass of, ये m किसका मास होना चाहिए? मतलब सोचो थोड़ा, एनीबॉडी? इलेक्ट्रॉन का, वन इलेक्ट्रॉन का। इट्स अ मास ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यस, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनका मास है ये। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है 9.1। ये आपको याद रखना पड़ता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम। इट्स अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, आई नो दैट, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सी अप्रोक्सीमेटली करेंगे। 18.57 into 2 कर लो आप, मल्टीप्लाई 18.57 into 2, तो आपको मिलेगा 37.14। You will get 37.14 मल्टीप्लाई 18.57 into 2, ये आएगा। अब देखो 1.6 जो है ना, 1.6 में एक डेसिमल है और 9.1 में भी एक डेसिमल है, तो डेसिमल कट हो जाएगा। इट कैन बी 16/91। 16/91 लिख सकते हैं ना। 91 को 90 कर दो, मेक इट 90। और ये पावर आप कैंसलेशन करो, ये जो पावर है 10⁻⁻⁹ और 31, तो ऊपर न्यूमरेटर में 10⁻12 आएगा। ठीक है,
दिस यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास v स्क्वायर है, ठीक है, देख लो। सो ऑब्वियसली आप रूट लेने वाले हो, यू आर गोइंग टू टेक रूट। तो रूट लेने से पहले जितना हो सके यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लाने की कोशिश करो, ट्राई टू ब्रिंग परफेक्ट स्क्वायर्स। तो 16 को मैं टच नहीं करूंगा, 16 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। 10⁻12 को भी मैं टच नहीं करूंगा क्योंकि उसका रूट इजी है। इट इज बेटर कि अगर मैं 90 को 9 कर दूं, सो इट विल बी बेटर, तभी इजी हो जाएगा ना। तो 90 को 9 कर देते हैं, तो ये जो 0 है, 0 मतलब दिस इज डिवाइडेड बाय 10, वो डिवाइड बाय 10 में इसको कर देता हूँ, this will be divided by 10, so it will become 3.714। थोड़ा समझो, 90 को 9 कर दिया मतलब डिक्रीज बाय 10, तो 37 भी 10 टाइम डिक्रीज हो गया, 3.7 हो जाएगा। अब इसका रूट ले लेंगे लाइक दिस, विल गेट वेलोसिटी। तो काफी सारे नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर है। 9 का रूट विल बी 3, 16 का रूट विल बी 4, 10⁻12 का जो रूट होगा it will be 10⁻6। बाकी बचा रूट ऑफ 3.714। 3.7 ये जो नंबर है वो स्लाइटली लेस देन 4 है ना। दिस नंबर ध्यान से देखो, दिस नंबर इज स्लाइटली लेस देन 4, तो इसका जो रूट है वो भी लेस देन रूट ऑफ 4 होगा ना। इसका जो रूट होगा वो 2 से लेस होगा थोड़ा सा, अप्रोक्सीमेटली मैं ले लेता हूँ 1.8, और क्या बात समझ में आई। इसका रूट स्लाइटली लेस देन 2 होगा ना, क्योंकि ये नंबर स्लाइटली लेस देन 4 है। तो बस इसको सॉल्व करो, ये आएगा 0.6, ये मल्टीप्लाई करो, सो इट इज 2.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इतनी होगी वेलोसिटी मैक्सिमम ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। It's a formula for maximum velocity of ejected electrons. 2.4 into 10⁻6. Clear? ठीक है? So I hope it's very much clear. समझा? So इस टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं स्टूडेंट। कल भी हमने 2-3 न्यूमेरिकल किए थे, आज भी एक किया। इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। आपको 2-4 चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एक तो आपको ये आना चाहिए कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कब कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कब लाना है, वो आपको गेस करना पड़ता है। यहाँ पे इट्स कॉमन सेंस, अगर एक चीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है दूसरी जूल में है तो नहीं चलेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्जन आना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको 2 शॉर्टकट्स मैंने बताए थे, वो शॉर्टकट्स पता है तो काम आसानी से हो जाएगा, नहीं पता है तो आप लटकते रहोगे, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, इजीली मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लिया। तो शॉर्टकट्स याद रखो, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना याद होना चाहिए, बाकी कुछ और ज्यादा नहीं चाहिए। फॉर्मूलास तो बहुत सिंपल है, ये हार्डली 2-3 फॉर्मूला से वही यूज हो रही है। सो दीज आर द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई एम श्योर इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट, आई एम गोइंग अहेड नाउ। नेक्स्ट जो टॉपिक है, it is also based on photoelectric effect only. It's like it is an application of photoelectric effect. Photoelectric effect का application हम देखेंगे। इसका application है photocell। नेक्स्ट टॉपिक ये है photocell। अब photocell क्या होता है? photocell एक डिवाइस है, it's a small device, छोटा सा डिवाइस है photocell, जो बहुत काम का होता है, मतलब बहुत जगह पे यूज भी होता है। photocell is a device which is based on photoelectric effect। इसका जो वर्किंग है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है। ओके, तो photocell is a device which is based on photoelectric effect। ठीक है, फोटोसेल क्या करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ अभी, या लेकिन उससे पहले we have to see the construction, right?
सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा कि ये देखने में कैसा होता है, क्या क्या होता है इसके अंदर, वो देखना पड़ेगा। फर्स्ट लेट्स सी कंस्ट्रक्शन, नोट करते जाओ मेरे साथ। है कंस्ट्रक्शन सी, सबसे पहले जो फोटो सेल है ना, इट कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर बेस, ऐसा सर्कुलर बेस होता है इसका, ये ऐसे डिस्क जैसा दिख रहा है ना, थिंक इट्स अ बेस ऑफ दिस डिवाइस, इसका बॉटम है, इट्स अ सर्कुलर बॉटम। इसमें भी दो छोटे छोटे होल्स होते हैं, देयर आर टू वेरी स्मॉल होल्स, देखो दो छोटे होल्स दिख रहे हैं, ऐसे दो होल्स हैं, यू ड्रॉ अलोंग विथ मी। हाँ, उसके बाद ये जो छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं ना, इनमें से मेटल की रॉड्स पास होती हैं, द टू मेटल रॉड्स passes थ्रू दिस होल्स लाइक दिस, देखो सी केयरफुली, देखो ध्यान से, दो मेटल की रॉड पास हो रही है, राइट, सिंपल है अभी तक। अब देखो, अभी जो रॉड का जो अपर एंड है ना, सीधा अपर एंड ऑफ द रॉड, जो एक रॉड है उसका अपर एंड जो है, उसके ऊपर एक सेमी सिलेंडर, हाफ सिलेंडर की शेप में मेटल की शीट अटैच रहती है। देयर इज अ मेटल शीट इन द फॉर्म ऑफ हाफ सिलेंडर। ये देखो थोड़ा ध्यान से, ऐसा लग रहा है एक सिलेंडर है लेकिन आधा कटा हुआ है, हाफ सिलेंडर इट इज। या ऐसे भी बोल सकते हो, कॉनकेव शेप की एक सरफेस है जो अटैच्ड है, ये मेटल की शीट है विच इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सिलेंडर, दैट इज हाफ सिलेंडर। तो मेटेलिक शीट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सिलेंडर, इट इज अटैच्ड। अब ये कौन से मेटल की शीट है? इट्स अ शीट मेड अप ऑफ सीजियम, लिख लो भले चाहिए तो, इट्स दिस शीट इज मेड अप ऑफ सीजियम। आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि सीजियम का क्या स्पेशलिटी है, एनी एक स्पेशल पॉइंट मैंने बताई थी सीजियम के बारे में, अगर किसी को याद है तो आप सर मैसेज करके बताओ मुझे। पोटेशियम का वर्क फंक्शन कम होता है, फंक्शन लीस्ट होता है। इसका वर्क फंक्शन लीस्ट होता है सीजियम का। सीजियम इज अ मेटल जिसका वर्क फंक्शन लीस्ट है। यस साहिल दलाल, वर्क फंक्शन करेक्ट, इसका लीस्ट होता है। तो उससे फायदा क्या होता है? अभी किसी स्टूडेंट का डाउट है कि सर लीस्ट होता है, ठीक है, तो उससे फायदा क्या होगा? ठीक है, हालांकि आप लोग मतलब स्टूडेंट इतना डीप में नहीं सोचते हैं, लेकिन सोचना चाहिए। फायदा क्या है इतने लेस वर्क फंक्शन का? एनी आइडिया? सर कम फ्रीक्वेंसी वाले लाइट से भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे जल्दी। हाँ, सौरभ प्रोजेक्ट ने बराबर बोला। ये बोला कि सर अगर इसका वर्क फंक्शन लीस्ट है, तो अगर आप जो लाइट गिरा रहे हो उसके ऊपर फोटोलिटिक इफेक्ट करने के लिए जो लाइट गिरा रहे हो, अगर कम फ्रीक्वेंसी की लाइट भी गिराओगे, लेट्स से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट तो चलेगी, लेकिन अगर कम फ्रीक्वेंसी की भी गिराओगे, कम फ्रीक्वेंसी की लाइट मतलब कम एनर्जी की लाइट, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थियरी। तो कम फ्रीक्वेंसी कम एनर्जी की लाइट भी गिराओगे तो भी इसमें से फोटोलिटिक इफेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन लीस्ट है। इसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत इजी होता है सीजियम में। इट्स very less work is required to remove the electron up to the surface. तो सीजियम यूज करते हैं। ओके, अब इसके सामने देखो दूसरा रॉड है ना, दूसरे रॉड पे हम लोग एक सिलेंडर, दूसरी जो रॉड है उस पे हम लोग मेटेलिक सिलेंडर अटैच कर देते हैं। ये देखो ऐसा, सीरियस, ये हाफ सिलेंडर नहीं है, ये मेटेलिक सिलेंडर ही है, इट्स अ मेटेलिक सिलेंडर। ऐसा, ये सीजियम का नहीं बना हुआ है, इट कैन बी मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम और सम अदर मटेरियल। ये है और एक ये है, ठीक है। तो एक सिलेंडर है, छोटा सा रॉड है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, और दूसरा जो है वो सेमी सिलेंडर है, ठीक है, ठीक है।
अब देखो ये आपको जो ये दिख रहा है सेमी सिलेंडर मैंने बोला था, याद है? तो लिखने के लिए आप सेमी सिलेंडर वगैरह से लिख सकते हो, ऑलमोस्ट ये सेमी सिलेंडर ही है। बट अगर मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊं और रियलिटी बताऊं मैं अगर आपको, तो ये जो सेमी सिलेंडर है ना, इसकी एग्जैक्ट शेप अगर मैं बताऊं तो इसकी शेप पैराबोलिक होती है। मतलब अगर आप इस शीट को आप ऊपर से देखोगे, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द टॉप, तो ये शीट ऐसे दिखेगी ना, इट विल बी अ पैराबोला इन शेप, पैराबोला शेप की होगी। आपकी जो टीवी का वो डिश एंटीना होता है, जो टेरेस पे लगता है ना, डिश एंटीना, डिश टीवी जो उसका जो एंटीना टेरेस पे लगता है टीवी का, वो भी पैराबोलिक शेप की एंटीना होती है। यस, ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। द डिश एंटीना दैट यू कनेक्ट ऑन द टेरेस फॉर योर टीवी, छत पे नहीं लगे होते, वो भी पैराबोला शेप की होती है। ये सेमी सिलेंड्रिकल जो सरफेस है वो भी शेप में पैराबोला होती है। तो व्हाई वी आर यूजिंग पैराबोलिक शेप्स इन द एंटीनास? पैराबोलिक शेप जो होती है ना ऐसी, इनके पास एक खास बात होती है, जब भी इनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिरती हैं लाइक दिस फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, तो ये सब वेव्स को रिफ्लेक्ट करके फोकस पे गैदर कर देती है। These all waves are reflected and they gather, they get concentrated on the focus. आपने शायद सुना होगा पैराबोला का फोकस भी होता है। एवरी पैराबोला हैज अ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स एंड ऑल, कोनिक सेक्शन में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के। हर पैराबोला का एक फोकस होता है। एलिप्स हैज टू फोकस बट पैराबोला हैज वन फोकस। तो ये फोकस है, पूरी लाइट या पूरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो फोकस पे गैदर होती है। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे हमने फोकसिंग करने के लिए, इसकी फोकसिंग करने के लिए वी आर यूजिंग द पैराबोलिक शेप ऑफ शीट। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो नीचे जो है ना, ध्यान से देखो, नीचे ये दो कनेक्शन हमने निकाले। ये जो पैराबोलिक शीट है, सेमी सिलेंडर, इसको यूजुअली हम लोग बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से ही कनेक्ट करना चाहिए। और जो ये रॉड है ना, रॉड विल बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा 2 मिनट के बाद। तो दिस विल बी कनेक्टेड विद अ नेगेटिव, रीजन आपको पता चल जाएगा, एंड दिस विल बी कनेक्टेड विद पॉजिटिव। अब क्योंकि ये जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसको आप कैथोड भी बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट एज कैथोड बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव एंड ऑफ द सेल। और ये जो है इसको आप एनोड बोल सकते हो। तो ये एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग ग्लास के कवर में बंद कर देते हैं। इट इज सराउंडेड बाय ग्लास कवर लाइक दिस, ऐसा। तो ऐसा दिखता है फोटो सेल। तो ये ग्लास कवर है, ग्लास कवर के अंदर ये देखो, इनसाइड दिस ग्लास कवर, इनसाइड वैक्यूम मेंटेन किया जाता है। इट हैज टू बी वैक्यूम इनसाइड। वैक्यूम क्यों यूज करते हैं वो भी मैं बता दूंगा 2 मिनट के बाद। वी यूज अ वैक्यूम। सो अगर ये वैक्यूम है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड मतलब ऐसी चीज जिसमें वैक्यूम है, इवैक्यूएटेड। ठीक है, सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ फोटो सेल। इट्स दिस इज अ सेल ऑफ ईएमएफ, कुछ इसका ईएमएफ रहेगा लाइक दिस। या और एक चीज थोड़ी सी मिस हो गई है, वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो सेल है ना, इसके नियर बाय यहाँ पे समवेयर एमीटर भी कनेक्टेड होता है। देयर इज अ एमीटर ओवर हियर। यहाँ पे एमीटर है, दिख रहा है एमीटर? ड्रॉ एमीटर ओवर हियर। ठीक है, इट्स एन एमीटर। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो काम कैसे करता है वो देखते हैं। लेट्स सी हाउ डज इट वर्क्स। सिंपल है, देखो यहां पर सपोज मैंने लाइट का एक सोर्स रखा है, दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट। हाँ, लाइट का एक सोर्स है। तो यहां से क्या होगा, यहां से लाइट रिलीज होगी, लाइट विल कम। वो लाइट जाके इस पैराबोलिक सरफेस पे गिरती है, कैथोड पे गिरेगी लाइट। ठीक है,
ये देखो लाइट ऐसे गिरेगी, लेकिन आपको याद होगा ये सरफेस किसकी बनी हुई है, इट्स मेड अप ऑफ सीजियम। तो इस पे जैसे ही लाइट गिरेगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू करेंगे, द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द सीजियम। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट वेट पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन पता है एयर में इजीली ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, एयर उनको रोक देती है, एयर उनको स्टॉप कर सकती है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्री पैसेज मिलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन शुड मूव फ्रीली, तो इलेक्ट्रॉन की फ्री मोशन के लिए मैंने यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया है। द पर्पस ऑफ दिस वैक्यूम इज दैट द इलेक्ट्रॉन शुड फ्लो इजीली, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस सेकंड सिलेंडर, इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस एनोड। ये एनोड जो है ना, anode will attract the electron because the anode is connected with the positive terminal of the battery. So anode must be positively charged. Anode positively charged होगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये सब जो कंडीशंस मैंने बनाई है, इट इज इन द फेवर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। इससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजीली होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा एनोड पे, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। सी दिस, और फिर से यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ऐसे। देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बनेगा, देखो है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन का ऐसे फ्लो बनेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एमीटर विल शो यू सम रीडिंग ना, एमीटर आपको रीडिंग देगा। एमीटर जो करंट मेजर करेगा, द करंट विच इज मेजर्ड बाय एमीटर, थोड़ा ध्यान से सोचो, जो करंट ये एमीटर मेजर करेगा ना, उस करंट को मैं बोलता हूँ फोटो करंट। The current which will be shown by emitter, that is called photo current. करंट का डायरेक्शन भी मैं बता देता हूँ। करंट का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, देखो, it is opposite to the flow of electrons. See, this is the direction of current. फोटो करंट बोलेंगे, ठीक है। अब आप एक काम करो, पहला ग्राफ याद करो, जब हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट मैंने सबसे पहला ग्राफ ड्रॉ किया था, तो ट्राई टू रिमेम्बर फर्स्ट ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ अगर आपको याद है, यहाँ भी आप देख सकते हो जाके, फर्स्ट जो ग्राफ हमने प्लॉट किया था हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ग्राफ, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इस पॉइंट को, इसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फर्स्ट ग्राफ जाके चेक करो, फर्स्ट ग्राफ इज द ग्राफ बिटवीन photo current and intensity. So हाँ, 4 ग्राफ आपने बनाए थे ना, फर्स्ट ग्राफ चेक करो, मिला ऐसा कुछ। तो ये पॉइंट तो हर्ट्ज ने बताई थी, ठीक। तो मैं पहले आपको इस पॉइंट का मीनिंग बता देता हूँ, और बेस्ड ऑन दिस पॉइंट ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ फोटोसेल। फोटोसेल का क्या यूज है वो हम लोग इस पॉइंट से समझ सकते हैं। पहले मैं ये पॉइंट समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, कम टू दिस पॉइंट, ये जो मैंने लिखा है ना, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय हर्ट्ज। हर्ट्ज ने ये चीज ऑब्जर्व की थी, लेकिन इसको आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया था वो बता देता हूं। आइंस्टाइन ने कहा था कि जो लाइट होती है, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। तो सपोज ये लाइट का सोर्स है, इसमें से जब लाइट निकलती है लाइक दिस, तो ये लाइट किससे बनी हुई है, फोटॉन से बनी हुई है। दीज आर द फोटॉन्स। सी, ऐसे इमेजिन करो कि ये फोटॉन्स है, ठीक है। अब आइंस्टाइन ने कहा कि अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे ना, इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, सो होता क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो रिलीज हो रहे हैं ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो रिलीज हो रहे हैं फ्रॉम द बल्ब, नंबर ऑफ फोटॉन जो रिलीज हो रहे हैं पर सेकेंड, वो इंक्रीज हो जाएगा। और ये सही लगता भी है। देखो एक्चुअली में क्या होता है, जब आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो ना, व्हेन यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो लाइट की ब्राइटनेस बढ़ती है। ब्राइटनेस बढ़ती है मतलब आपकी आंखों में और ज्यादा ब्राइटनेस आएगी, मतलब और ज्यादा एनर्जी आपकी आंखों में आ रही है। तो वो उसको आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया कि ब्राइटनेस बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ती है, उसका मतलब है कि फोटॉन्स का नंबर बढ़ता है। He said more photons will come per second, more photons will fall on your eyes per second. So according to Einstein's logic,
इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड बढ़ता है, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं। अब देखो एक फोटॉन जो है ना, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट वन फोटॉन, एक फोटॉन जब मेटल की सरफेस पे गिरता है, व्हेन वन फोटॉन फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, तो एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। वन फोटॉन कैन रिलीज वन इलेक्ट्रॉन इन द फोटोनिक इफेक्ट। इट्स अ वन ऑन वन फिनोमेना। एक फोटॉन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज वो भी बढ़ेंगे। ये मैं आपको आइंस्टाइन का लॉजिक समझा रहा हूँ, कैसे उसने इसको एक्सप्लेन किया। फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो भी बढ़ेंगे ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो करंट भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा। करंट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट बढ़ेगा। दैट्स व्हाई इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ता है। That is the explanation given by Einstein. He said when you increase the intensity, the energy of the photons does not increase. Number of photons will increase. Number of photons intensity पे depend करते हैं, और energy of the photon किस पे depend करता है? याद है energy of photon किस पे depend करता है? मतलब energy of photon कैसे बढ़ाओगे बोलो? फ्रीक्वेंसी बढ़ाते से। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से। हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे एनर्जी ऑफ द फोटोन बढ़ता है। इट इज अकॉर्डिंग टू प्लैंक थियरी। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है, एनर्जी नहीं बढ़ती है। ज्यादा फोटॉन्स आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं और ज्यादा करंट। सो दिस इज द वे ही एक्सप्लेन्ड व्हाई इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। हेलो सर। हाँ, आपको कुछ चाहिए तब अपने हिसाब से थोड़ा लिख लो इस चीज को। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फोटो सेल में ये सब नहीं लिखना है, इट इज फॉर योर नॉलेज ओनली। फोटो सेल में ये नहीं लिखना है, बट एमसीक्यू सॉल्व करने के टाइम पे इस पॉइंट पे भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं वो, तो कहीं लिख दो ऐसे एक्स्ट्रा करके। हेलो सर। अपने वर्ड्स में बना के लिख लो। हाँ बोलो सर। फ्रीक्वेंसी से फोटोन, एक सिंगल फोटोन का एनर्जी बढ़ता है ना? हाँ, सिंगल फोटोन का नहीं, जो मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ओवरऑल जो भी फोटोन निकलेंगे उन सब फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी। सर तो एक फोटोन से उस टाइम एक इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, अगर एनर्जी बढ़ गई तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। सुनो, एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। ऐसा क्यों है? देखो, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस पे ये देखो ये फोटोन आया। अगर ये जो फोटोन है इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है, इफ इट इज हैविंग अ फ्रीक्वेंसी मोर देन थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसमें सफिशिएंट एनर्जी है, तो ये इसके ऊपर गिरेगा, इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी और इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा सरफेस से। इसके दूसरे फोटोन की नीड ही नहीं है। विदाउट हैविंग सेकंड फोटोन, एक फोटोन से ही निकल जाएगा बाहर। यस सर। एक फोटोन सफिशिएंट होता है, 2 फोटोन नहीं चाहिए रहते हैं। जब एक फोटोन गिरेगा ना तो उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा यहाँ से, इट विल गो समवेयर। तो ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा, इसके ऊपर फोटोन गिरते जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। 1 फोटोन और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। 1 फोटोन कैन रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ, सो ये पॉइंट आपने लिख लिया, आई एम श्योर। सो नाउ एवरीबॉडी अंडरस्टूड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन दैट दिस पॉइंट हाउ ही एक्सप्लेन्ड। और हर्ट्ज ने भी ये चीज देखा था, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये चीज यहाँ पर भी वैलिड है ना, इट्स वैलिड हियर आल्सो। तो बताओ यहाँ पे भी अगर ये जो सोर्स है, इफ बाय चांस इफ आई इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ दिस सोर्स, अगर इसका मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करूं, इसको और ब्राइट कर दूं, तो एनीबॉडी यहाँ पे करंट भी बढ़ेगा ना, तो ये एमिटर में करंट बढ़ेगा। तो एमिटर सपोज आपको कुछ रीडिंग दे रहा है, can I say the reading of the emitter will also increase? Can I say Yes. if this is intensity of the source, can I say the reading of the emitter will also increase? Yes, Yes. सर अच्छा, एक बात है, ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक खास बात होती है, अगर 2 चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, तो उसमें एक को डबल करने पे, इफ यू डबल दिस, ये वाली भी डबल हो जाती है।
इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, इसको ट्रिपल करेंगे तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा। ऐसा होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो एक बात, कैन आई से इफ आई डबल द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को डबल किया तो यहाँ पे जो ये रीडिंग आ रही है, रीडिंग ऑफ दिस एमिटर विल आल्सो गेट डबल्ड। इंटेंसिटी को ट्रिपल किया तो रीडिंग ऑफ दिस एमिटर आल्सो बिकम ट्रिपल, है ना। तो अभी ध्यान से सुनना, आपने इनडायरेक्टली आपने एक ऐसा एमिटर यहाँ पे लगा दिया है जो डायरेक्टली इंटेंसिटी को मेजर कर रहा है। ये एमिटर डायरेक्टली इंटेंसिटी को मेजर कर रहा है। इंटेंसिटी बढ़ती है, इसका रीडिंग बढ़ता है। इंटेंसिटी कम होती है, इसका रीडिंग कम होता है। इंटेंसिटी डबल हो जाती है, इसका रीडिंग डबल हो जाता है। तो डायरेक्टली आपका ये जो एमिटर है ना, वो इंटेंसिटी को मेजर करने लगा है अभी। अगर आपने एमिटर लिया ना, इस एमिटर की आप स्केल चेंज कर दो, एमिटर की ऊपर की जो स्केल होती है, एमिटर पे जो मार्किंग की गई होती है, उसको हटा के आप इंटेंसिटी की मार्किंग कर दो, तो डायरेक्टली इट विल स्टार्ट मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये लाइट की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए काम आता है। देखो एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखो। सपोज जो लाइट की इंटेंसिटी है ना, लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको कैंडेला में मेजर करते हैं। कैंडेला शायद सुना होगा आपने, लाइट की इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर करते हैं। सपोज हमने कुछ लाइट पास किया, सम लाइट वी थ्रोन ऑन द फोटोसेल, और मैंने वैसे मान लेता हूं, ऐसे डिफाइन करता हूं कि वो लाइट की इंटेंसिटी 1 कैंडेला है। कुछ लाइट फोटोसेल पे गिरा, सम लाइट फॉल्स ऑन द फोटोसेल, और मैंने डिफाइन किया कि वो जो लाइट गिर रही है उसका इंटेंसिटी 1 कैंडेला है। 1 कैंडेला पे सपोज जो करंट आ रहा है, करंट इज कमिंग 10 मिली एम्पियर। 1 कैंडेला की लाइट जब गिर रही है, कैंडेला आपने सुना होगा शायद, कैंडेला इज अ यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब वही होता है लाइट का ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। तो सपोज लाइट की जो इंटेंसिटी है वो 1 कैंडेला है, उसके लिए 10 मिली एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है, लाइक दिस। सी ऐसा आ रहा है, देखो। सो 2 कैंडेला की लाइट पे लाइट की इंटेंसिटी डबल कर दो, तो मुझे पता है करंट भी डबल हो जाएगा, इट विल बी 20 मिली एम्पियर, मतलब इधर, ठीक है। सो अब क्या करना होगा, आप खाली यहाँ पे आप इसको इरेज कर दो, रिमूव दिस लाइक दिस, और इसके ऊपर लिख दो 1 कैंडेला, और जहाँ पे 20 मिली एम्पियर लिखा है वहां पे लिख दो 2 कैंडेला। जहाँ पे 30 मिली एम्पियर है, मतलब ट्रिपल, वहां पे लिख दो 3 कैंडेला। दिस वे आपका जो एमीटर है ना, इट विल स्टार्ट मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो फोटो सेल का यूज एक तो ये है, इट कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझा? पहला यूज लिख सकते हो फोटो सेल का। फर्स्ट यूज है, यूजेस ऑफ फोटो सेल बता रहा हूं मैं, यूजेस ऑफ फोटो सेल। पहला यूज आप लिख सकते हो that it is used to measure intensity of light। समझा? यहां से अगर कुछ मिस हुआ है तो ड्रॉ कर लो, अगर फोटो सेल अभी तक मिस हुआ है कुछ, ड्रॉ कर लो यहाँ पे, और ये पॉइंट लिख लिया। तो मैं आपको अभी एक दो कुछ यूजेस बता देता हूँ फोटो सेल के। पहला यूज समझ गया, ठीक। सेकेंड यूज मैं बता रहा हूँ अभी स्टूडेंट, सेकेंड यूज फोटो सेल का। फोटो सेल का सेकेंड यूज ये है दैट इट इज यूज्ड इन द बर्गलर अलार्म। बर्गलर अलार्म, बर्गर मत लिख देना, ठीक है, ठीक है। ब्रेकफास्ट टाइम हो रहा है, आई नो दैट, आपको ये खाना पीना याद आ सकता है, तो बर्गर मत लिख देना, ध्यान से स्पेलिंग देख लो। बर्गलर अलार्म, एवरीबॉडी इज फैमिलियर विद बर्गलर अलार्म, है ना। चोरों को पकड़ने के लिए बैंक्स में या कोई इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे रात को चोर नहीं आना चाहिए, चोरों को पकड़ने के लिए बर्गलर अलार्म लगाया जाता है। जैसे ही चोर एंटर करता है अलार्म बजने लगता है। सुना होगा आपने बर्गलर अलार्म के बारे में, लेकिन कभी थोड़ा बहुत भी सोचा है कि बर्गलर अलार्म काम कैसे करता होगा? हाउ डज इट वर्क्स? सी, सपोज बर्गलर अलार्म कैसे काम करते हैं बता देता हूं, बट फोटो सेल इज यूज्ड इन द बर्गलर अलार्म्स। यस, इट इज लाइट सेंसिटिव डिवाइस ना। ये देखो, है तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, मैं समझा देता हूँ। सपोज ये डोर है, इट्स अ डोर ऑफ एनी ऑफिस और समथिंग, बैंक का एक डोर है ये।
ये बंद है फिलहाल, इट इज क्लोज्ड। यहां पर मैंने फोटो सेल रख दिया, ये फोटो सेल है। फोटो सेल कैसे दिखता है आपको मालूम है, ये फोटो सेल है। और यहां पर मैंने एक लाइट का सोर्स रख दिया। तो यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है, लेकिन ये जो लाइट का सोर्स है ना, इट विल एमिट द यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट एमिट करेगा। इट विल एमिट अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट आपको नहीं दिखती है, यू कैन नॉट सी विथ योर आईज अल्ट्रावायलेट लाइट, बट अल्ट्रावायलेट लाइट भी नॉर्मल लाइट की जैसी होती है, विजिबल लाइट की जैसी ही होती है। तो जब आपके फोटो सेल के ऊपर ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट गिरेगी ऐसे, सी यू कैन नॉट सी दैट लाइट, बट इट विल फॉल ऑन दिस फोटो सेल। जब ये लाइट फोटो सेल पे गिरेगी, फोटो सेल में कुछ करंट डेवलप होगा ना, सम करंट विल बी डेवलप्ड, फोटो करंट। ये करंट डेवलप होगा ना, ये जो करंट है ना, दिस करंट विल बी सप्लाइड टू अ सर्किट। एक साइड में हम लोग एक और सर्किट कनेक्ट करेंगे, वी विल कनेक्ट वन सर्किट नियर बाय, उस सर्किट को हम लोग ये करंट सप्लाई करेंगे। तो सर्किट काम करेगा, मतलब सर्किट विल वर्क बिकॉज यू आर सप्लाइंग करंट टू दैट सर्किट, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ध्यान से देखो, अभी जैसे ये डोर ओपन होगा, एज सुन एज यू ओपन दिस डोर, तो ये जो लाइट आ रही है वो लाइट कट हो जाएगी ना, लाइट विल स्टॉप एज सुन एज दिस डोर विल बी ओपन, और एज सुन एज समबडी विल क्रॉस दिस डोर, तो लाइट थोड़ी देर के लिए कट हो जाएगी। जैसे ही लाइट कट होगी, एज सुन एज लाइट विल कट, करंट भी जीरो हो जाएगा। मैंने आपको उस दिन बताया था, फोटोवोल्टिक इफेक्ट जो है ना, वो इंस्टेंटेनियस इफेक्ट है। इंस्टेंटेनियस इफेक्ट मतलब कुछ टाइम गैप नहीं होती है, जैसे ही लाइट गिरना बंद करेगी, इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएंगे। इट्स इंस्टेंटेनियस इफेक्ट। लाइट बंद होगी, इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएंगे मेटल सरफेस से, करंट जीरो हो जाएगा इमीडिएटली। तो क्योंकि ये करंट जीरो हो जाएगा, दिस करंट वाज सप्लाइड इन द अदर सर्किट, ये करंट हमने बाजू में एक सर्किट को सप्लाई किया था। एक करंट जीरो हो जाएगा ना, जैसे ही करंट जीरो हो जाएगा, ये जो सर्किट है इसमें अलार्म लगा होगा, इन दिस सर्किट देयर विल बी अलार्म, और अलार्म की हम लोग ऐसे प्रोग्रामिंग करेंगे, अलार्म ऐसे होगा कि जैसे ही करंट जीरो हो जाएगा, अलार्म बजना चालू कर देगा। एज सुन एज करंट ड्रॉप्स, करंट जैसे ही डिक्रीज हुआ, अलार्म बजना चालू करेगा। करंट डिक्रीज नहीं होगा तो अलार्म भी नहीं बजेगा, बट एज सुन एज करंट डिक्रीज, अलार्म विल स्टार्ट रनिंग। तो ऐसे ही बर्गलर अलार्म बजने लगता है। तो दिस इज द वे बर्गलर अलार्म वर्क्स। तो इसको बोलते हैं फोटोसेल। फोटोसेल इज यूज्ड इन द बर्गलर अलार्म्स। समझा एक पॉइंट? तो जब मेंशन करो बर्गलर अलार्म, हाँ, अमन कुमार इज आस्किंग, सर ये जो लाइट है क्या वो लेजर के जैसा होता है क्या? हाँ, देखो क्या होता है, अगर आप ये भी मैं, हाँ अच्छी बात आपने पूछी है, बाकी स्टूडेंट भी सुन सकते हो। देखो लाइट की जो है ना, लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है, देयर इज अ वन प्रॉपर्टी ऑफ अबाउट द लाइट, जो आप शायद आपने नहीं सुनी होगी। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डायरेक्शनैलिटी। डायरेक्शनैलिटी, जो स्टूडेंट फिजिक्स को परस्यू करते हैं, हायर फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं, उनको ये सब चीजें आती हैं स्टडी में। लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं डायरेक्शनैलिटी, ठीक है। जब आप नॉर्मली, जब लाइट किसी बल्ब में से निकलती है, व्हेन यू आर हैविंग अ बल्ब और टॉर्च और कैंडल, ये सब लाइट के सोर्सेस है ना, इनमें से जो लाइट आती है, आपने देखा होगा लाइट हर डायरेक्शन में फैलती है, क्योंकि लाइट वेव है, इट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन। लाइट इज अ 3-डायमेंशनल वेव। आप वेव चैप्टर में जो वेव पढ़ रहे हो ना, वो 1-डायमेंशनल वेव है। द वेव that you are studying in the wave motion chapter, वो 1-डायमेंशनल वेव है। लाइट है ना जो 3-डायमेंशनल वेव होती है, इट स्प्रेड इन द 3 डायमेंशन। पानी की सरफेस पे जो वेव बनती है ना, पानी की सरफेस पे, वो 2-डायमेंशनल वेव है। लाइट 3-डायमेंशनल वेव है। ओके, तो लाइट एक वेव है, इट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन, इट्स अ 3-डायमेंशनल। लेकिन लेजर जो है ना, लेजर आपने सुना होगा, लेजर एक अलग ही टेक्नोलॉजी है। लेजर में भी जो लाइट प्रोड्यूस होती है, इट इज नॉट प्रोड्यूस बाय कॉमन मेथड्स। लेजर में अलग मेथड से लाइट प्रोड्यूस होती है। तो लेजर से जो लाइट निकलती है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इट इज हाईली डायरेक्शनल, मतलब वो बहुत ज्यादा उसमें डायरेक्शनलिटी होती है,
वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। आपने देखा है लेजर लाइट एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, ठीक है। लेजर की खास बात बताता हूँ, लेजर की खास बात, लेजर जब 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है, व्हेन लेजर लाइट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स, तब जाकर वो थोड़ा सा स्प्रेड होती है, इट स्टार्ट स्प्रेडिंग, इट स्प्रेड्स बाय 1 मिलीमीटर। 100 मीटर ट्रैवल करने के बाद वो 1 मिलीमीटर स्प्रेड होती है अप्रॉक्स। आफ्टर ट्रैवलिंग 100 मीटर इट स्प्रेड्स बाय 1 मिलीमीटर। तो लेजर लाइट आपको पता है ज्यादा स्प्रेड नहीं होती है, तो यहाँ पर भी लेजर लाइट यूज होती है। यस, इट हैज टू बी लेजर लाइट, ठीक है। यूजुअली अलार्म्स वगैरह में लेजर लाइट यूज होती है, ठीक है। हेलो ओके, सर। सेकेंड पॉइंट स्टार्ट करूंगा तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, यहीं पे रुकते हैं। बगल अलार्म यूज रखो, कल मैं एक दो और यूजेस आपको बताऊंगा, इसके दो और यूजेस हैं। हाँ, क्लियर। हियर वी आर स्टॉपिंग द लेक्चर। हेलो सर। कॉलेज करना है भागो, ठीक है। आई एम श्योर आप कॉलेज में बहुत पढ़ाई करते हो, श्योर, ठीक है, स्टडी दैट। हाँ, जिनके डाउट्स हैं वो बैठ सकते हैं अभी। हाँ बोलो।